गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 4 ग्रामशी पढ़ेंगे। ग्रामशी के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, है ना? तो रेडी हैं आप सब? तो आज अपन पढ़ते हैं ग्रामशी। छायावादी काव्य के कीर्ति स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुमायूं अंचल के कोसानी गांव में हुआ। पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जिसका प्रभाव उनकी कविता में सर्वत्र दिखाई देता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा मैट्रिक तक की शिक्षा वाराणसी में हुई। बाद में आप इलाहाबाद चले गए, वहीं आपने इंटर में प्रवेश लिया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। घर पर ही आपने हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के भाषा साहित्य का गंभीर अध्ययन तथा साहित्य सृजन में लगे थे। आपकी कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी तथा चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर 1977 में आपका निधन हो गया। पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं प्रेम सौंदर्य और प्रकृति प्रेम से भरी हुई हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि अथवा कोमल कल्पना का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी की रचनाओं में ग्राम्य, युगांत, वीणा, गुंजन आदि प्रमुख हैं। ये भाव सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। आप प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक रहे हैं। आपने जो प्राकृतिक चित्र उकेरे हैं वे अद्भुत हैं। ग्रामशी कविता में आपने प्रकृति के माध्यम से ग्राम सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। खेतों में फैली मखमल सी कोमल हरियाली से लेकर कवि ने पेड़ पौधे, चिड़िया, फल, फूल, सब्जी, नदी आदि प्रकृति की विभिन्न उपादानों का सूक्ष्म चित्रण किया है। कविता का प्रत्येक पद पाठक के मानस पर ग्राम्यांचल के विभिन्न कार्य व्यापारों का चित्र सा अंकित करता है। इस चित्रण की सहजता और प्रवाह है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिपटी, जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब ग्रामशी कविता में कवि ने पूरे ग्राम के सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में, पतझड़ में जो परिवर्तन गांव में होते हैं उन सबका कवि ने इस कविता में वर्णन किया है। तो इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के पाठ 4 ग्रामशी से ली गई हैं और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रसंग जो रहेगा वो सारे ही वो पद्यांशों का सेम है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ग्राम की सुंदरता का, गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। अब व्याख्या है। कवि कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है ना? जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो क्या रहते हैं, सुबह सुबह क्या रहते हैं, सारा आपने देखा होगा सभी जगह ओस जमा रहती है। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि जब हरियाली पर सूर्य की किरण पड़ती है तब ऐसा लगता है मानो कि चांदी की जाली बिछी हुई है ना? तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीत निर्मल नील फलक। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं
कि हरे हरे पत्तों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो पत्तों पर हरा रक्त हिल रहा हो, है ना। और ऐसा लगता है मानो पूरा आसमान क्या है, पूरा आसमान धरती पर झुक गया हो, नीचे आके पूरा आसमान धरती पर झुक गया हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अब क्या है कि जब अरहर सनई में जब वो अरहर सनई में जब वो बालियां आती हैं तो वो बालियां जब सूखती हैं तो जब वो हवा चलती है तो क्या रहती है, बजती हैं। तो वो कवि कहता है कि अरहर और सनई की बालियां क्या हैं, सूख गई हैं, तैयार हो गई हैं, और उससे क्या हो गया है कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और वो जो बालियां हैं वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, सोने के समान प्रतीत हो रही हैं, सुनहरी से प्रतीत हो रही हैं। और जब वो हिल रही हैं, हवा जब चल रही है तो उनसे जो मधुर संगीत सुनाई दे रहा है वो मन को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, जो हरित धरा में झांक रही नीलम सी कली तीसी पीली। अब यह है कि सरसों की जो खेती है, सरसों भी क्या हो गई है, फूल गई है। उसके आगमन से सरसों की खेती से में है कि चारों तरफ खेतों में सरसों के तेल के समान गंध पूरे उसमें फैल गई है। और जो अलसी की जो नीली नीली कलियां हैं वो भी पककर तैयार हो गई हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो रही कोकिला मतवाली। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आम के पेड़ों पर क्या आ गई है, बौर आना प्रारंभ हो गई है। और क्या है कि पीपल के और ढाक के पत्ते क्या हो गए हैं, झड़ गए हैं। अब उनमें नई कोपलें आना प्रारंभ हो गई हैं। और आम के पेड़ों पर जब बौर आ रही है तो उस बौर की महक से क्या है, कोयल भी मतवाली हो गई है। देखते हो ना, जब वो आम लगते हैं तो कोयल कूकने लगती है। तो वो ये है कि जब उसने देखा है कि आम के पेड़ों पर बालियां आनी प्रारंभ हो गई हैं तो कोयल भी खुशी से प्रसन्न हो उठी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी फजूली, फूले आड़ू नींबू दांडीव, आलू गोभी बैगन मूली। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खेतों में कटहल महकने लगे हैं, जामुन भी फलने लगे हैं, और जो जंगली फल फूल रहते हैं वो भी महकने लगे हैं। आड़ू नींबू दांडीव, दांडीव मतलब होता है अनार, आलू गोभी सभी की पैदावार प्रारंभ हो गई है। पीले 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 मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली सी तरु की डाल जड़ी। अब वो क्या कह रहे हैं कि अमरूद भी जो है पक कर तैयार हो गए हैं और उनमें भी लाल लाल चिकत्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे बेर, बेर भी क्या हो गए हैं, पककर तैयार हो गए हैं। और आंवलों से भी क्या है, सारी वो झाड़ियां क्या है, लद गई हैं। लहलह पालक महमा धनिया लौकी और सेमफली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्ची की बड़ी हरी थैली। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि पालक भी क्या है, लहराने लगी है, और धनिया भी क्या है, वो पककर तैयार हो गया है और चारों ओर अपनी महक बिखेर रहा है। लौकी और सेमफली भी फैल चुकी हैं, और जो टमाटर हैं, टमाटर लगे हुए हैं वो भी अब पककर लाल हो गए हैं। और मिर्चियां गुच्छे के रूप में ऐसा लग रहा है मानो कि मिर्चियों की थैलियां लटकने लगी हैं। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, सुंदर गेहूं की बाली पर मोती के दानों की हिमकन। अब यहाँ है कि जब किसान लोग जो रहते हैं, जब खेती वो रहती है तो अपने खेतों में
छोटे छोटे छाजन बना रहे थे। तो कह रहे हैं कि सब किसानों ने अपने अपने खेतों में छोटे छोटे छाजन बना लिए हैं। और गेहूं में भी बालियां आने लगी हैं और गेहूं की बालियां मोती के दानों के समान अति सुंदर दिखाई दे रही हैं। प्रातः हो जाता जग, भू पर आता ज्यों उतर गगन, सुंदर लगते फिर कोहरे, उठते से खेत बाग गृह वन। अब यहाँ पे ये रहता है कि कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो प्रातः, जब ओस सर्दियां क्या रहती हैं, सर्दियां रहती हैं तो क्या रहता है, ओस आती है, ओस कोहरा छा जाता है, कोहरा छा जाता है तो कवि कहता है कि जब सुबह सुबह वो गांव देखता हूं तो ऐसा लगता है कि सारा गांव गायब हो गया है और सारा आकाश क्या हो गया है, भू यानी धरती पर उतर आया है। और जब ये कोहरा धीरे धीरे छटता है तो ऐसा लगता है मानो खेत बाग गृह और वन धीरे धीरे जाग रहे हैं। बालू की सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अब यहाँ पे सुबह सुबह जब ऐसा समुद्र के किनारे जाओ तो वहां पे लकीरें दिखाई देती हैं, तो वो लगता है कि ऐसा लगता है मानो सांपों ने वहां पे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। और तरबूजों की भी क्या है, खेती, बेलें चारों ओर फैल गई हैं। अंगुलों की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलकित पर मगरोटी रहती सोई। तो अब यहाँ पे लगता है कि बगुले जो हैं सुबह सुबह वो समुद्र के किनारे खेलते हुए अति सुंदर दिखाई देते हैं और कवि को ऐसा लगता है कि मानो सुबह सुबह वो अपनी कलगी को संवार रहे हैं और सुरखाव के पक्षी भी अपनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मरकट डिब्बे सा खुला हुआ, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत की सानिध्य शांत, निज शोभा है तरतावन। अब यहाँ पे मरकत से डिब्बे की पूरा गांव मरकत डिब्बे के समान लेखक कवि को दिखाई दे रहा है। मरकत का डिब्बा क्या होता है, पहले के जमाने में लोगों के पास हीरे जवाहरात रहते थे, वो बड़े बड़े बैगों संदूकों में रखते थे। हैं, जब वो संदूक खोलते थे तो वो हीरे जवाहरात क्या होते थे, चमकते थे। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि मुझे सारा गांव मरकत के डिब्बे सा समान सुंदर दिखाई दे रहा है ना, और उसमें जो खेतों की जो शोभा है, प्रकृति की जो शोभा है, अत्यंत ही शोभायमान प्रतीत हो रही है। धन्यवाद।